नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात मिडिल ईस्ट की उस जंग की जिसने आग लगा दी है आपके घर की रसोई में, जिसने आग लगा दी है आपके घर के बजट पर। एक तरफ एलपीजी को लेकर, एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सड़क से लेकर हर चौक चौराहे पर लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एजेंसियों की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से लोग लंबी कतार में सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि सब सामान्य है, स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि एलपीजी सिलेंडर्स का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और संसद में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर तेज है, किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है और जमकर गैस सिलेंडर के संकट पर सियासत हो रही है। This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors, behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था। मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर ले। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम करें। जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन आप इस देश में जो स्थिति पैदा हो गई है ईरान इजराइल युद्ध से, उस बारे में आप बात नहीं कर रहे। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो रहा है, उससे लोगों में एक अराजकता और भय पैदा हुआ है। अब अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए समस्या पैदा होगी। 40% होटल्स रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। उसके ऊपर मोदी और उनके सरकार ने अब तक एक शब्द नहीं निकाला है। हाँ, लेकिन केरल, असम, तमिलनाडु में जाकर आप भाषण दे रहे हो चुनाव रैली में। देश का दुर्भाग्य है कि देश आज इस प्रकार के नेतृत्व के हाथ में। पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बंगाल में की जा रही है। ममता बनर्जी, उनके पार्टी वर्कर द्वारा बहुत सारे डीलर है गैस के, जो तृणमूल कांग्रेस के ही लीडर है, और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो धमका के चमका के डीलरों से गैस सिलेंडर ले रहे हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। तृणमूल इसमें इन्वॉल्व है और आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार करने की कोशिश इनके तरफ से हो रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार करके केंद्र सरकार के खिलाफ एक मानसिकता तैयार करने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस द्वारा हो रही है। नहीं, देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, सारा विश्व अभी देख रहा है कि हमारी कितने स्ट्रांगली, जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीजों का जो है वो किल्लत हो रही है, हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। वॉर चल रहा है और वॉर ही नहीं चल रहा है, ये तो अब भारत के कंट्रोल में है नहीं।
कब तक चलेगा ये पता नहीं है। और उस परिस्थिति में इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो पूरा वर्कआउट करके ही उन्होंने कहा होगा। और देश में कहीं भी एलपीजी का, पेट्रोल का कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। तो इस मुद्दे पर राजनीति भी अब जमकर देखी जा रही है। ऐसे में अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि छुटपुट शिकायतों के बीच में क्या ये संकट वाकई में एक बड़ा संकट है या फिर इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। कई सुलगते सवाल भी हैं जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। एक एक कर वो सवाल हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहला, क्या देश में गैस संकट सच में है या सरकार संकट छुपा रही है? क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। दूसरा सवाल, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाना दूरदर्शिता है या देर से उठाया गया कदम? क्या आगे के भविष्य को देखते हुए यह कदम उठाया गया, एक्ट लगाया गया है या एक्ट लागू करने में देरी हुई है? कमर्शियल सिलेंडर के ब्लैक मार्केट के पीछे कौन है? क्योंकि तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कई कई जगहों पर 2000 का सिलेंडर 3000, 3500 में मिल रहा है। चौथा, क्या गैस संकट की वजह भारत की विदेश नीति है कि हम 60% आयात पर निर्भर है? पांचवा अहम सवाल, क्या गैस संकट सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी संकट बन रहा है? क्या ये सीधे तौर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी पर भी एक इम्पैक्ट डालेगा, एक बिग इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि अगर आप बाजारों में जाइए तो महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। एक साधारण सा समोसा भी अगर 15 रुपए का मिलता था वो इस समय 25-30 रुपए का मिल रहा है। कुछ इस तरह से सड़क पर जब आप उतरेंगे हर जगह दाम बढ़ते जा रहे हैं। एलपीजी पर घमासान हो रहा है। कैसे घमासान हो रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कमेटी बना दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बकायदा इस बाबत एक कमेटी बनाई है जो हर चीज की बारीक से बारीक निगरानी रख रही है। रिफाइनरी को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। 2 दिन में एलपीजी उत्पादन में 10% का इजाफा हुआ है, ये बताया जा रहा है। एलपीजी बुकिंग टाइम 21 से 25 दिन कर दिया गया है, ये एक्ट का ही नियम है। गैर घरेलू सेक्टर के लिए तेल कंपनियों के लिए भी बात की गई है। अच्छा, कई होटल रेस्टोरेंट से भी शिकायतें आ रही हैं कि गैस ना होने की वजह से, कमर्शियल गैस ना होने की वजह से उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। वो भोजन की जो सप्लाई है या जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए भोजन नहीं परोस पा रहे हैं क्योंकि गैस मिलने में वाकई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर आज करने वाले हैं हम सीधी बात, और सीधी बात के लिए कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द ही हम मेहमानों का परिचय भी हम आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम इंफॉर्मेशन हम आपके सामने एक एक कर रख रहे हैं। एलपीजी घरेलू कंज्यूमर क्या है? सालाना जो खपत है 31.3 मिलियन टन की है। एलपीजी सप्लाई का संकट क्यों है? घरेलू इस्तेमाल में 87% खपत आती है। होटल एंड इंडस्ट्री में 13% की खपत आती है। जरूरत का जो हम आयात करते हैं वो 60% है। पश्चिमी देशों से आयात जो हम करते हैं वो 80% है। सप्लाई बाधित क्यों हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्योंकि बंद है, इस वजह से सप्लाई जो बाधित हो रहा है। हम हमारे मेहमानों का भी परिचय आपसे करा देते हैं। एक एक कर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता होंगे अर्थशास्त्री के तौर पर। सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संदीप त्रिपाठी नेता हैं कांग्रेस के, आशुतोष गुप्ता अर्थशास्त्री के तौर पर, सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए एक एक कर तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। प्लीज टीवी स्क्रीन पर इन तमाम मेहमानों को दिखाया जाए। जी चलिए, खेमचंद शर्मा जी के साथ शुरुआत करते हुए। खेमचंद शर्मा जी, सड़क से संसद तक अब ये मुद्दा सामने आ चुका है। गैस का संकट क्या वाकई में है? सरकार स्थिति पूरी तरीके से जरा यहाँ पर क्लियर करे। हालांकि हरदीप पुरी का बयान हम सुन चुके हैं, लेकिन देश की जनता क्योंकि इस वक्त आपको सुन रही है, ये संकट क्यों आकर खड़ा हो गया है कि जनता त्राहिमाम कर रही है? तस्वीरें देख लीजिए, एजेंसियों के बाहर कैसे लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं और संसद में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है। सर प्लीज ऑडियो अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा, गैस का संकट नहीं है। सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार मॉनिटर कर रही है। ये संकट कोई भारत का इंटरनल संकट नहीं है। ये संकट हमारे पड़ोस में लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई की वजह से जो पेट्रोलियम की सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, वो बाधित हो रही है। और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका तक
इसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन भारत में स्थिति कंट्रोल में है। भारत ने जो अपने इंटरनल पहले से भंडारण है वहाँ भंडारण किया हुआ है, अपने जो लोकल रिसोर्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, वहां से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ ये जो चीजें आप कह रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो पैनिक होता है या फिर भंडारण करने की एक आदत होती है कि भाई हम कहीं भविष्य में कुछ हो ना जाए तो हम पहले भरवा के 2 की जगह 3 सिलेंडर रख लें, 4 सिलेंडर रख लें। तो वो जो स्टॉकिंग की वजह से कहीं ना कहीं या पैनिक की वजह से ये लाने लग रही है। मैं आपके टीवी के माध्यम से आपने बहुत ही एक अच्छे टॉपिक को आज रखा है। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कोई पैनिक आने की जरूरत नहीं है, फालतू में भंडारण करने की जरूरत नहीं है। आपको जितनी अपनी जरूरत के लिए, घर के लिए, आपकी रसोई के लिए जितनी गैस चाहिए होगी वो गैस जरूर मिलेगी, सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। सरकार ने पूरा उस तंत्र को खड़ा किया हुआ है, तंत्र को सतर्क किया हुआ है, तंत्र काम कर रहा है। पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी भंडारण करोगे तो जरूर जो लोकल एजेंसी है उस पर प्रेशर आएगा तो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ कि गैस की कमी है या सिलेंडर की कमी है। हमें पैनिक में नहीं आना, और जैसे स्थिति वहां पे बेटर होगी, अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हमारे कई वहां पे पेट्रोलियम के जहाज या फिर जो गैस के जो कंटेनर हैं वहां वो भी वहां से निकले हैं। आने वाले समय में डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे हैं, वो चीजें और ईज डाउन होंगी, तो जो स्थिति है वो कंट्रोल में और कंट्रोल में रहेगी। मैं तो समझता हूँ खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, जरा इस बाबत जानकारी दीजिए क्योंकि ये सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, सरकार बार बार कह रही है स्थिति कंट्रोल में है, तो जो एक्ट लागू किया गया है उस एक्ट को हम क्या माने? क्या वो दूरदर्शी परिणाम को देखते हुए एक सोच है सरकार की, इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया गया है, या फिर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि देर से उठाया गया सरकार का कदम है, पहले से अगर उठा लेते तो अभी जो जनता शिकायत कर रही है वो शिकायत ना कर रही होती, इसे हम सच माने? देखिए, विपक्ष दुर्भाग्य से आज देश के साथ नहीं खड़ा होता, वो स्पेकुलेशन के साथ खड़ा है, वो अफवाहों के साथ खड़ा है। और जब पूरे विश्व में इस समय आप देखेंगे अनसर्टेनिटी, युद्ध का माहौल है और हमारे पड़ोस में युद्ध हो रहा है, ऐसी कंट्रियां भी आज अनस्टेबल हो गई हैं जहां पे बड़े बड़े लोग जाके रहना पसंद कर रहे थे, आज वहां भी जाके बुर्ज खलीफा के कंपाउंड में भी आज मिसाइल गिरी है। तो ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही अफवाहों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को रिवोक किया है उसका एक कारण है कि सबसे जो हमारी प्रायोरिटी वो है कि जो डोमेस्टिक रसोई है उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो। हमारे भंडारण सफिशिएंट तरीके से आने वाले समय में अगर हमारे पास 2 महीने का भंडारण है तो वो 2.5-3 महीने तक चले, 4 महीने तक चले, क्योंकि जो परिस्थिति है लग रहा है कि शायद आने वाले समय में कंट्रोल में होंगी, अगर लेकिन वो परिस्थितियां क्या सरकार मान रही है कि अभी कुछ गड़बड़ी है क्योंकि जनता शिकायत कर रही है? क्या सरकार मानती है? तो फिर ये इन शिकायतों को आप क्या कहेंगे सर? एजेंसीज के बाहर लंबी कतारें, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं। ऐसा मानता हूं कि ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब लगता है कि भविष्य में कमी हो सकती है और तो उस समय हम लोग सभी एक्स्ट्रा ना चाहते हुए भंडारण करते हैं। हमने देखा ऐसी स्थिति पहले भी कई बार कई चीजों के लिए हुई, लेकिन बाद में पता चला कि वो चीजें यूज ही नहीं। बहुत सारे के घरों में जब कोविड आया था कि ऑक्सीजन की बात थी या फिर उस समय ऑक्सीजन के जो ऐसे यंत्र थे कि जो ऑक्सीजन जनरेट कर सकते थे, ऐसे यंत्रों की मतलब जो 10,000 का माल था वो 50,000 में खरीद रहे थे, भंडारण कर लिया, बाद में पता चला कि उनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं है। ठीक है, तो यानी भंडारण को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन शायद आप इस बात से जानकारी आपको नहीं है कि इसकी वजह से शायद वो लोग जिन्हें इस वक्त सिलेंडर की बहुत जरूरत होगी, जिन्होंने समय रहते बुकिंग कराई होगी, जिनके घर में शादी कोई खुशी का माहौल है, उनके समय आंसू निकल रहे हैं। कई वीडियोस ऐसी हैं, आप चाहेंगे तो मैं फॉरवर्ड भी कर दूंगी। स्थिति नहीं है कि आंसू निकल रहे हैं, अभी जिसको जरूरत है उसको सप्लाई होगी। भंडारण को डिस्करेज करने के लिए एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, जो खेमचंद शर्मा जी का कहना है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, सामान्य है। ये जो अभी सड़कों पर हम देख रहे हैं, जो जनता की बाइट्स आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छुटपुट अफवाह। संदीप त्रिपाठी है नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। संदीप त्रिपाठी जी, सड़क से संसद तक अब ये मुद्दा आ चुका है। विपक्ष का हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन आज संसद में हुआ, हंगामा विपक्ष के द्वारा लगातार काटा जा रहा है, आरोप एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्या वाकई में मानते हैं कि इतना बड़ा संकट जनता के समक्ष आकर खड़ा हुआ है और सरकार जो है असल स्थिति छुपा रही है? मोनिका जी, खेमचंद जी एकदम सही कह रहा है। लोगों ने गैस जो है घरों में गड्ढे खोद के उसी में जमा कर रहे हैं।
गड्ढे में खोद के भर ले रहे हैं कि मान लीजिए ज्यादा दिन चला तो जो है फिर हम निकाल निकाल के यूज करेंगे। मतलब मूर्खों की दुनिया, इतने बड़े बड़े जाहिल भरे पड़े हैं भाजपा में कि उसकी कोई सीमा नहीं। मतलब गैस आप बताइए कैसे भंडारण कर सकती है? सरकार कर नहीं सकती है गैस, जिनमें मर्यादा नाम की चीज नहीं है, जिनमें मर्यादा नाम की चीज नहीं है। संदीप जी, सही शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो समय जाया नहीं होगा। प्लीज, अगर अभी अगर कोई और नेता आपके लिए ये बात कह देगा तो आपको भी मिर्ची लगेगी। नमस्कार, आप मुद्दे पर आइए, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। किसको बोल रहे हैं? एक सेकंड संदीप जी, ये लैंग्वेज किसके लिए, पहले आप क्लियर कर दीजिए। क्या बदतमीजी है ये? बकवास आदमी कांग्रेस ने भर रखे अपने अंदर, एक से एक, बात करने की तमीज नहीं है। सौरभ त्रिपाठी का रुख करेंगे। सौरभ त्रिपाठी जी, ये विपक्ष है, ये विपक्ष है जिसे बात करने का लहजा नहीं, ये विपक्ष है जिसे बात करने की तमीज नहीं, शायद मुद्दों की जानकारी नहीं, हंगामा करना सिर्फ इनका मकसद है, सिर्फ चिल्लाना इनका मकसद है। और जब मुद्दे पर बात की जाती है तो ये रवैया है जो अभी हमने संदीप त्रिपाठी का देखा। क्या ये विपक्ष देश में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा पाएगा, जनता के मुद्दे उठा पाएगा? मोनिका जी, जिनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जैसा व्यक्ति हो, आप उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दो मंत्री भारत सरकार के मीडिया को बाइट दे रहे थे, पीछे से राहुल गांधी पहुंचते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं और मिलकर बात करें। ये कहीं आपको लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का ये चरित्र है? वो चर्चा की मांग करते हैं कि हम लोग इनके ओम बिरला के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और जब चर्चा का समय आता है तो कहते हैं नहीं, हम युद्ध पे चर्चा करेंगे। उनको मालूम ही नहीं है इनको बात किस चीज पे करनी है। एक माननीय सांसद आते हैं, उनको देख के ट्रेटर की बात करते हैं। तो जहां पे नेतृत्व ऐसा हो, वहां के कार्यकर्ताओं से आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। इसके पहले भी मैंने संदीप त्रिपाठी को किसी और चैनल में ऐसे ही बदतमीजी करते देखा था। तो ये उनका चरित्र है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये है उनके चाल चलन में आ चुका है, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, ये हताशा है। हताशा के कारण वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी ऐसा, आप खुद समझ लीजिए कि जब AI समिट में एक जिस तरह से हंगामा किया यूथ कांग्रेस के लोगों ने, आप उसको अप्रिशिएट करके क्या दिखाना चाहते हैं? AI समिट इंटरनेशनल समिट था, वो कोई भारत का या भाजपा का समिट नहीं था। हाँ। और उसमें जाके उपद्रव करना और बाद में उन उपद्रवियों को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो कर दिया काम। अरे काम नहीं, वो कांड था। आपने पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मंच पर बदनाम करने का काम किया है, और इससे पब्लिक ही नहीं, आपके अपने कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं दुखी है। इसीलिए लोग आज, जो सेंसिबल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो छोड़ छोड़ के कांग्रेस कहीं और शरण ले रहे हैं। तो ये है। और जहां तक बात रही LPG वगैरह की, देखिए 12 दिन के अंदर भारत सरकार ने ईरान में बात करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह से एक सॉल्यूशन निकाला है, वो अपने आप में भारत की सफल विदेश नीति कहूंगा। जब ईरान के, आप खुद समझें कि ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व था, जो डिसीजन मेकर्स थे, ज्यादातर मारे गए युद्ध वगैरह में। उसके बाद वहां पे किससे बातचीत करनी है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से रास्ता निकालना है कि देश को किसी भी प्रकार के संकट से उबारा जा सके, इसको मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत सफल एक स्ट्रेटजी रही, जिसमें वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। अब जहां तक बात रही भ्रम फैलाने की, देखिए हम इस देश में रहते हैं, हम किसकी बात मानेंगे? जो एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है, हम उसकी बात मानेंगे कि जो मैं सोशल मीडिया पे देखूं उसकी बात मानूं? मैं मानता हूं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो। उसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है कि 60 रुपए का इजाफा हुआ है घरेलू गैसेस में, लेकिन जो BPL गैस है उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि जो स्टॉकिस्ट हैं, जो कि जो एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हो कि उनको गैस ना दे रही हो, 60 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए वो सारे के सारे सिलेंडर सप्लाई घरेलू उत्पादों को दे रही हो। तो ये एक विषय हो सकता है, इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार को इस बाबत ध्यान देना चाहिए। और समस्या ज़रूर छुटपुट है, बेशक सरकार इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन हाँ, समस्या छुटपुट ज़रूर है। और अगर मैं एग्जांपल्स देने पे बैठूं खेमचंद शर्मा जी, तो आई थिंक आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर मैंने भी देखा है।
तो छुटपुट समस्या है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जल्द इसमें सुधार लाया जाएगा। आशुतोष गुप्ता जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ हैं। आशुतोष गुप्ता जी, क्या आप इसके दूरगामी परिणाम देख रहे हैं? ये जो संकट आकर खड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये संकट आगे जाकर एक बड़ा संकट बन सकता है? जनता को अभी और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और जब देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे आपके चैनल पे, उन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से ये व्यवहार किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, ये वर्ल्ड वॉर हो रही, आज वर्ल्ड वॉर की जैसी स्थिति के सिचुएशन में भारत कितनी आसानी से अपनी चीजों को मैनेज कर रहा है, हमें सोचना चाहिए। पहली बात, भारत में 50% जो प्रोडक्शन होता है एलपीजी का, वो भारत में अपने यहाँ ही होता है। 50% ही हम आयात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिचुएशन एक वॉर सिचुएशन है। वॉर सिचुएशन को हम एक नॉर्मल सिचुएशन की तरह नहीं समझ सकते, और डेफिनेटली देखिए इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, शेयर मार्केट देख लीजिए, या और भी कई सारी चीजों के प्राइसेस तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेंगे ही। अब ये तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है आज की डेट। हाँ। हम सबको इसको एक साथ में मिलके इस लड़ाई को किस तरीके से जुडिशियसली अगर हम इसको देखेंगे, सही तरह राशनिंग करेंगे, चीजों में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अधिकारी सही से इसको क्रियान्वित करेंगे, तो चीजें ठीक होगी। हाँ, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, जहां की सबसे पहले बैंगलोर में सुना गया था कि किल्लत होनी स्टार्ट हो गई, तो अब आप देख लीजिए कि जो विपक्ष के लोग हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि गैस के मुद्दे पे सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो मेरा तो सभी पार्टियों से अनुरोध है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये किसी पार्टी के द्वारा बनाई हुई सिचुएशन नहीं है। हाँ। ये ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है जहां वॉर की स्थिति वॉर हो रहा है, और वॉर की वजह से जो भारत में जो कि 80% जो आयात होता था एलपीजी का, वो हॉर्मुज स्टेट से ही होता था, तो वो कम से कम प्रभावित हो रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और हम सब लोगों को बहुत तरीके से और इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। अगर हम देश को समझते हैं कि हम देश आज हम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, बिल्कुल भी हम समझते हैं। और मेरा ये सभी से अनुरोध भी है, जो भी पार्टी के लोग हैं, इन चीजों को बहुत तरीके से हैंडल करिए, जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जनता सब देख रही है कि वॉर सिचुएशन है, लेकिन पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जनता सब देख रही है, जनता समझ भी रही है, क्योंकि जनता चीजों का सामना कर रही है। लेकिन आशुतोष जी, इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, महंगाई का बम भी अभी फूटना बाकी है? देखिए, महंगाई अगर आप ये कहेंगे कि महंगाई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अगर जो आप एनर्जी क्राइसिस के दौर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो महंगाई पे फर्क पड़ेगा ही। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से कोरोना के टाइम पे कंट्रोल किया चीजों को, जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको बताता हूँ, सारी अर्थव्यवस्थाएं जिस प्रकार की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कोरोना के दौरान फेल हो चुकी थी, और भारत की इकोनॉमी ने उस दौरान भी, जैसे ही 1 साल के बाद भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, मुझे लगता है सरकार के लिए गए कदमों के द्वारा जो उन्होंने मेजर्स लिए, उन मेजर्स की वजह से, और मेरा तो ये अभी भी मानना है कि हम सब लोगों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सारी सरकारों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। ये एक वॉर सिचुएशन है। वॉर सिचुएशन में हमें पार्टी पॉलिटिक्स को खत्म करके देश के मिलकर काम करना होगा, देश के लिए काम करना होगा, देश की जनता के बारे में सोचना होगा। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप जी, उम्मीद करती हूँ किसी तरह के अपशब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना, जनता के मुद्दे रखना। आप प्लीज वही अगर करेंगे तर्कों के साथ, तो आपकी बात बहुत बखूबी सुनी जाएगी। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं जल्द आपके पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी।
तो देश में गैस संकट का मुद्दा सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। जनता एक तरफ परेशान है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। कई मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आशुतोष गुप्ता अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ है, सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों को प्लीज स्क्रीन पर दिखाया जाए और संदीप त्रिपाठी जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, संदीप त्रिपाठी जी आप ही के साथ चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। संसद में इस मुद्दे को जमकर उठाया जा रहा है, विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है, सरकार पर निशाना भी साध रहा है, खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसे एक बड़ी समस्या करार दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई में आपको लगता है कि एक बड़ा संकट है, आगे आने वाले दिनों में और बड़ी परेशानी हो सकती है, सरकार बातें छुपा रही है, या फिर सिर्फ राजनीति के लिहाज से संसद में जनता के सामने तमाम बातें आ जाए, जनता के बीच में परेशानी का दौर देखा जाए, एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, जो पक्ष आप पर आरोप लगा रहा है? मोनिका जी, पक्ष आरोप लगाए समझ में आता है, लेकिन उसके इतर जो भी संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक चीजें हैं वो उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए तो तकलीफ होती है। अभी मैंने मूर्ख कह दिया तो असंसदीय और असभ्य हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लोग सिलेंडर जमा कर ले रहे हैं। भाई डीजल पेट्रोल नहीं है तो उसको जमा किया जा सके ना। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये समझना चाहिए कि आप गुमराह देश को कब तक करोगे। आपने जब देश में कोरोना आया तब भी इसी तरीके से लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, करोड़ों लोगों ने अपनी जो है जान दे दी इस देश में। देश जो है गंगा के किनारे लाशों को ढकने के लिए जगह नहीं थी, तब भी हम सवाल कर रहे थे, तो विपक्ष जिम्मेदार था। तब नहीं, याद करिए जब कोरोना आया, जब नमस्ते हाउडी मोदी हो रहा था और नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तब अब देखिए इनको शांत कराइए। नहीं, खेमचंद शर्मा जी पहले बोलने दीजिए। खेमचंद शर्मा जी ऐसे आप उनकी बात को दबा रहे हैं, बोलने दीजिए पहले, फिर आप बात रखिएगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। इग्नोरेंस की हद है, चौथी पास के चले हो ना, की हद है। ये हमेशा नहीं, खेमचंद शर्मा जी पहले बोलने तो दीजिए, ऐसे तो आप उनकी बात काट रहे, सुनने ही नहीं देंगे। बोलने दीजिए उनको, जिस तरीके से आपको पूरा अधिकार है बोलने का, ऐसे उनको भी पूरा अधिकार है बोलने का। उनको बोलने दीजिए, वो जो भी कह रहे हैं आप उसको तर्कों के साथ उनकी बात काटिएगा ना। अगर वो गलत बोल रहे हैं, आप पूरी तरीके से अगर श्योर है तो तर्क रखिएगा, उनकी बात काट दीजिएगा, सुनने तो दीजिए उनको एटलीस्ट। बोलिए संदीप जी। उनका जी धन्यवाद। इसी संरक्षण की जरूरत है आज के डेट में। सच्चाई ये है कि आप बताइए, गांव में सिलेंडर की दूसरे रिफिलिंग की डेट आपने 45 दिन की। अब देखिए देख लीजिए, ये है इनका चरित्र और चेहरा, बोलने नहीं देंगे। आज गांव में आपने रिफिलिंग की डेट 45 दिन रखी है। भाई क्यों रखी है? क्या गांव के लोगों, गांव में तो और बड़ा परिवार होता है, वहां तो और जल्दी सिलेंडर खत्म होता है। आपने कहा कि हम आंसू पोंछने का काम किया माताओं के गांव में, हम चूल्हा। अरे संदीप जी खेमचंद शर्मा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए। और संदीप जी, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट में इस चीज में दुरुस्त करना चाहूंगी, क्योंकि बीते दिन भी हमने जब इसी विषय पर चर्चा की थी तो जानकारी दी गई कि 45 दिन नहीं 25 दिन, 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किए गए हैं। और उज्ज्वला योजना के तहत जिस तरीके से गाँव में गैस की सप्लाई हो रही है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही है, सरकार इस बात को क्लियर कर रही है। तो क्या अभी भी आप इस चीज पर सवाल उठाएंगे? जी, जो गाइडलाइन आई है उसको पढ़ दीजिए। किसी ना संदीप त्रिपाठी की मानिए ना और किसी की मानिए। वेबसाइट अभी आप अपने पीसीआर से बोलिए, कोई खोल दे और उसको आप कोट कर दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूँ। 25 दिन की डेट शहरी है और गांव में आपने 45 दिन किया है, ये फैक्ट है। अब आप उसको दोनों को मिक्स करेंगे तो आधा सच और आधा झूठ बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए लंबी लंबी लाइनें दिख तो रही है ना। हाँ। भाई ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि यहाँ सिलेंडर भर के ले जाएगा आदमी, घर में पलट लेगा फिर दूसरा लेकर चला आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और डबल सिलेंडर के कनेक्शन भी मात्र 30% है वो भी सारे क्षेत्रों में, तो जाहिर सी बात है कि वो जमा करके रख सकते ही नहीं है। तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है तभी तो इतनी बड़ी बड़ी लाइन है। ये आप कैसे गुमराह करते, कैसे झूठ बोलने का काम करते हो, पहली बात। दूसरी बात, अभी बात आई कि ये वैश्विक संकट है, युद्ध। भाई ये बताइए मोनिका जी, एक देश के राष्ट्राध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो युद्ध करते हुए देश में जाने का काम करता है। मोदी जी को इजराइल जाने की क्या जरूरत? आप गए, आप
वो चाइना का वहां से जो है जलमार्ग से सारी उनके जो भी संसाधन है निकल रहा है, रसिया का निकल रहा है। आपको मना कर दिया गया, क्यों? जबकि ईरान हमारा इतना पुराना मित्र है, हमारे उससे कितने बड़े बड़े समझौते हैं, बताने की जरूरत नहीं। जो भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उसको पता होगा, जो राजनीति में है, कि कितने बड़े बड़े समझौते पहले भी रहे हैं और हमारा मित्र देश रहा है, बहुत बार उसने हमारी मदद की है। आपने उस संबंध को खराब करने का काम क्यों किया? इसलिए वो उसका कारण बता देता हूं। आप F3 फाइल में जब हरदीप पुरी का नाम आता है, उसमें मोदी जी रिलेट होते हैं, तब मोदी जी शरणम गच्छाम करके पहले ट्रंप के आगे जो है ट्रेड डील करते हैं, उसके बाद उसी डर की वजह से युद्धरत देश में, यहाँ आप संसद में 3 महिलाओं से डर के कहते हो कि उनको जान को खतरा था इसलिए सदन में नहीं आए, और आप युद्धरत देश में जाने में आपको डर नहीं लगा, और आप वहां से लेकर के आए। देश को मिला क्या भाई? क्या मिला? शर्मा जी आप ही जवाब देंगे। आपने बदनामी ली, आप इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे, मोदी के साथ छठे दिन आप ईरान का प्रमुख की हत्या हो जाती है, उसके बाद छठे दिन आप जो संवेदना नहीं करते हैं। और थोड़ा सा अर्थशास्त्री की बात कर लेता हूँ। भैया अर्थशास्त्री जी, कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था का क्या हाल था बताने की जरूरत नहीं है, और कोरोना आया क्यों, उसके पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये भी थोड़ा उस अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देख लीजिए। अभी भी राहुल जी ने यही कहा, ये संकट की शुरुआत है, अब भी समझ जाइए। और हमको आप कह रहे हो पैनिक खड़ा कर रहे हो। अरे भाई आप अगर इतना है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार असल संकट को छुपा रही है। जनता की बात में रखें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार असल संकट को छुपा रही है। खेमचंद शर्मा जी, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि असल संकट को सरकार छुपा रही है, स्टेटमेंट्स जारी कर दिए जा रहे हैं, तो फिर इन बातों को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते ना। जो लंबी कतारों में लोग दिखाई दे रहे हैं, विजुअल्स हम भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, तस्वीरें हम भी हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे पास भी तस्वीरें आ रही हैं कि लंबी कतारों में लोग हैं, किल्लत है। आज सुबह मेरी मदर ने भी मुझे फोन कर सर बोला कि गैस बुक नहीं हो पा रही है, तो समस्या है। अब बताइए कि कैसे समाधान होगा। कांग्रेस और कांग्रेसी हमेशा आ रही सर, इसके बाद आपके पास आता है आशुतोष जी। पैनिक मॉन्गरिंग करके, अफवाह फैला के देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करते हैं, और आज वही कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों में पैनिक हुई है, पैनिक युद्ध की वजह से, न्यूज में सुन के, और जिस तरीके से हमारे कुछ मित्र अभी टीवी पे पैनिक फैला रहे हैं, उसकी वजह से जब लोग ओवर बुकिंग करेंगे उसी शॉर्ट स्पेंड टाइम में, तो वो लाइन बिजी होगी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन ये कहीं भी कोई कमी नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। और अभी ये अंतरराष्ट्रीय विषयों पे बात कर रहे हैं, रशियन ऑयल जा रहा है वहां से, भारत का ऑयल रोक दिया गया। आपको समझ है तो नहरों जो पास है जहाँ से इंटरनेशनल शिप गुजरती हैं, और वहां कह रहे हो कि भारत की शिप को रोक दिया गया है, भारत का जो रोक दिया गया है, रशियन वहां से ऑयल जा रहा है। अरे यार कुछ तो समझो, वहाँ युद्ध चल रहा है, वहां पे अमेरिकन शिप पे ईरान अटैक कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ दिस हमारे वहां से ऑयल टैंकर और वहां से पार्सल हुए हैं। हमारी बातचीत ईरान के साथ चल रही है। ईरान जितना भारत के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है युद्ध की स्थिति में भी, वो वहाँ पे कोऑपरेशन हो रहा है। और आप क्या कह रहे हैं, रशियन ऑयल का अलग से वे है, वो वे है ही नहीं। जहाँ से ईरान का ऑयल आ रहा है वो एक अलग पास है। बारी बारी बोलेंगे तभी बात समझ में आएगी। 25% जो ऑयल है इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, और आप कह रहे हैं रशियन ऑयल का तो सिस्टम ही अलग है। तो आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप इंटरनेशनल विषय पे बोल रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना राहुल गांधी की वजह से आया, तो आया होगा। राहुल गांधी को पहले ही पता था, पूरे विश्व में किसी को पता नहीं था। आप ये जो यहाँ पे पैनिक मॉन्गरिंग कर रहे हैं ना, देश आपको माफ नहीं करेगा, लोग माफ नहीं करेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से मोनिका जी और रिकॉर्ड ये कहता हूँ, कोई पैनिक नहीं है, कोई कमी नहीं होगी। सब पैनिक नहीं, आप कह रहे हैं लोग पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि लोग पैनिक हो रहे हैं। आशुतोष जी भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी भी स्टेटमेंट जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन खेमचंद शर्मा जी एक सेकंड आशुतोष जी की स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर आप उस पर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं भी कह दूं कि पैनिक लोग हो रहे हैं, आई एक्सेप्ट कि लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन तमाम जगहों पर दिक्कत है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। माना आप सरकार में है, सरकार नहीं बोलेगी कि हाँ भाई दिक्कत है, हाँ भाई किल्लत है, हाँ भाई परेशानी है, लेकिन है, आप मान लीजिए लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। की वजह से है,
सरकार ने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, कमेटी बनाई हुई है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। क्योंकि एक प्रोसीजर है तो वो आप कर ही रहे हैं। आशुतोष जी से जवाब ले लेती हूँ। जी आशुतोष जी। जी बोलिए। पहले तो अनुरोध है कि संदीप जी कृपया जब कोई बोल रहा हो तो कृपया थोड़ा शांत रहेंगे तो दूसरे की बात भी हो जाएगी। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो खेमचंद जी जब ये बोल रहे थे तो खेमचंद जी को इन्होंने रोका। तो अनुरोध है कि संदीप जी भी कृपया थोड़ा शांति रखें। देखिए, पहली बात, इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने आंकड़ा दिया कि कोरोना में करोड़ों लोग मर गए। पहले तो ये गलत आंकड़े ना दे। आप एक नेशनल चैनल पे इस तरह से प्रवक्ता कांग्रेस के होते हुए और आप एक करोड़ों लोगों की बात बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। सर आएंगे। आंकड़ों के साथ अगर बात करते हो तो सही बात बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अब आप सुनिए पहले, आप सुने पहले, आप जब बोल रहे थे हम सुन रहे थे, आप सुनिए पहले। अरे झूठ कह दिया, ऐसे हो गया। एक सेकंड संदीप जी, अब उनको भी सुन लेते हैं ना। जैसे आप कह रहे थे कि इसी संरक्षण की जरूरत है, ऐसे उनको भी संरक्षण देने दीजिए। ईमानदारी मेरी है ये, मैं सबको संरक्षण देना चाहती हूँ बारी बारी। हाँ, संदीप जी 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, रख रहे हैं वो आंकड़े रख रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आप गलत आंकड़े बोल रहे हैं तो वो सही आंकड़े भी रख रहे हैं। जी देखिए, पहली बात समझिए। देखिए, गैस की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी जी, इसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप बताते हैं जब 50 करोड़ कितनी लोगों की मौत हुई है बताइए। आप सुनिए पहले मेरी बात, के निकल जाइएगा। आप सुन नहीं रहे बाप, खाली बोलते रहेंगे बीच में। संदीप जी बोलने तो दीजिए ना। संदीप जी गलत है। देखिए आपको डिस्टर्ब किया जा रहा था, तब मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। अब आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए। सर बोलने का मौका तो दीजिए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो हम अपना डिस्कशन कैसे करेंगे? आप देखिए, अभी मैं एक चैनल, अभी मैंने आपके कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों आंकड़े दूंगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस 500 रुपए लीटर हो गया है उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग। अब आप समझिए। संदीप जी शांति बनाए रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा बात सुनने तो दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाइए। आशुतोष जी कंटिन्यू। अब बताइए, पाकिस्तान के तो ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों कमी होने लगी? पाकिस्तान तो उसका पड़ोसी है। आप इस तरह की बातें ना करें। ये एक वॉर सिचुएशन है और ये क्राइसिस सिचुएशन है। क्राइसिस में हम सबको एक साथ खड़े होकर देश को एक सूत्र में बांध के काम करना पड़ेगा। पैनिक नहीं फैलाना पड़ेगा। और स्कैर्सिटी अगर हम फैलाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। मैं अनुरोध करता हूं विपक्ष से भी और जो सरकार से कि दोनों लोग कोशिश करें और खाली राजनीति ना करें। राजनीति करेंगे तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम का विषय बनेगा। और खाली इलेक्शन मोड में हर समय रहते हैं। अरे आप कम से कम पहले जनता के बारे में सोचिए। और जहां तक 45 दिन के कलेक्शन की बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोग वहां पे वैकल्पिक एनर्जी के सोर्सेज को भी यूज करते हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि आज सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं, देश ने 50 सालों तक लाइनों में ही देखा है एलपीजी के लिए। आज सरकार ने 50% अपना व्यवस्था कर रही है। तो मैं कहता हूं कि सरकार के जो कदम है डेफिनेटली, लेकिन सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग रुके। ठीक है, सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे ब्लैक मार्केटिंग रुके। और जो हम एक इम्पैक्ट भी देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ सकती है, इन तमाम चीजों पर एक कंट्रोल हो सके। पर सर अभी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से विपक्ष भी कह रहा है, तो उसकी बात को भी जरूर मैं इंक्लूड करूंगी। अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि रचनात्मक कमजोरी है सरकार की तरफ से ये, क्योंकि हम 60% आयात पर डिपेंडेंट है और ऐसे में हमारे पास हमारे रिसोर्सेज उतने नहीं, जिसकी वजह से जनता के सामने ये मुश्किल घड़ी जो है वो आकर खड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति इसके पीछे जिम्मेवार है। नहीं मैडम, देखिए पहली सबसे बड़ी मोनिका जी, आप देखिए कि भारत की नीति कितनी अच्छी रही कि यूक्रेन वॉर के बावजूद भी, यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद भी भारत ने, अमेरिका के कहने के बावजूद कितने सारे दबाव आए, लेकिन भारत ने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। आज उसी की वजह से आज भारत में पेट्रोल के दाम स्टेबल है। आप सोचिए, आज इन कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि सरकार की जो नीति रही है, उन नीतियों की वजह से ही आज
पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े। दूसरी बात, जहां तक कि गैस की बात कर रहे हैं, देखिए हर देश अलग अलग रिसोर्सेज से भरा रहता है। भारत में नेचुरल गैस जो भी भारत प्रोड्यूस कर रहा है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। और आज देखिए भारत की एक कंपनी अमेरिका में $300 बिलियन रिफाइनरी लगाने वाली है अगले 50 सालों में, आप सोचिए। और ट्रंप आज कह रहे हैं कि भारत के जो उद्यमी हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी वजह से हमने अपनी कंपनी, मतलब आप सोचिए कि उनकी जो रिफाइनरी है वो कम से कम 123 प्रकार के खनिज जो ऑयल निकलता है उसको प्रोसेस कर सकती है। हाँ। अभी पाकिस्तान में बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्यों नहीं रशिया से मंगा लेता या कहीं और से मंगा लेता, तो वहां पे एक डेटा बता रहा था पाकिस्तान का कोई मीडिया चैनल कि खाली हमारे यहाँ 4 रिफाइनरीज हैं और वो भी खाली ऐसे तेलों को खाली प्रोसेस कर सकती है जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जो कि सऊदी अरब और ये जो गल्फ कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। तो आप समझिए भारत की जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम सबको इस समय संयम बरतने की जरूरत है। और मैं तो जनता से भी अनुरोध करता हूँ, और शास्त्री होने के नाते भी और देश का नागरिक होने के नाते भी हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और ये वॉर सिचुएशन, अब पैनिक ना हो, सहयोग करें एक दूसरे का। संदीप जी फटाफट से आप अपना जो तर्क देना चाहते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद मैं सौरभ त्रिपाठी के पास जाऊंगी, कम शब्दों में जल्दी। जी धन्यवाद। 3 बातें। अभी बात ये की गई कि रसिया से हम तेल लेते रहे, भैया लगातार आप देखेंगे आंकड़ों में इस जब से छूट मिली है, अमेरिका ने छूट दी है, उसके पहले आप लगातार देखेंगे 50% से ज्यादा की कमी आई। तेल आप ले रहे थे, अच्छी बात है, तेल तो पहले भी ले रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में आपने कम क्यों किया? बात यह है जबकि सबसे सस्ता तेल मिल रहा था, आज $8, आज फिर आपने स्टार्ट किया उसी से लेना। $8 महंगा ले रहे हो आप, जो नॉर्मल मार्केट है उससे ज्यादा। क्यों? इसलिए कि अब आज आपकी गर्ज है, आपको लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यही तो हमारे सवाल है। और रही बात, अब भाई अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हम किससे तेल लेंगे नहीं लेंगे? उसने कहा, उसके ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आए, हमारी सरकार की तरफ से उसको मोदी जी कहते हैं या हरदीप पुरी जी कह देते। भाई हम मान लेते, चलिए कि 3 उनका नाम आया है, वो कह देते खड़े हो कि नहीं, आप कौन होते हो भाई ये कहने वाले? कौन कहता है? हमारे यहाँ से एक विदेश मंत्रालय से प्रेस रिलीज जारी होती है PIB के द्वारा। मतलब कितना आप क्या देश कंप्रोमाइज कहे तो क्या कहे भाई? आपको क्या डर है? आपका क्या वजह है कि आप इतना कर रहे हो? खेमचंद शर्मा जी बता रहे हैं आपको वजह। खेमचंद शर्मा जी वजह बता रहे हैं, फटाफट से वजह और आपत्ति दर्ज करा दीजिए। खेमचंद शर्मा जी फटाफट से, समय की कमी। अब मैडम ये टोटली इलॉजिकल, ना तो भारत सरकार अमेरिका के पास परमिशन लेने गई, क्योंकि पता है कि भारत प्रोसेस करने के बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो यूरोप में भी और विश्व के बहुत सारे देशों में सप्लाई करता है। अगर वो सप्लाई चेन रुक गई, अगर वो यूरोप में या अन्य देशों में माल नहीं गया तो वहां पे क्राइसिस बढ़ जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने अपनी तरफ से, अमेरिका ने अपना फेवर करने के लिए ये चीजें की। ना हमने मांगा ना कहा, हम पहले भी रशिया से लेते गए, हमने ना तो वहां पे कोई जाके रिक्वेस्ट करते थे, लेटर लिखते थे कि भाई हमें परमिशन दो, तो हमें जहां करना है, जैसे करना है वैसे हम कर रहे हैं। अब ये कर रहे हैं और ये सरकार की नीति है ना संदीप जी, सरकार की नीति है, चलने दीजिए। इंटरनेशनल गवर्न बाय द इंटरनेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्राइस होता है, वो प्राइस अप डाउन होता है। लोग यदि पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा कि ये MCX में या बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें हम महंगा ले रहे हैं, हम महंगा क्यों ले रहे हैं? हमारी डील है ईरान गवारों का समूह, हमको बताओगे पढ़े लिखे? प्लीज अब ये फिर से आप शब्दों वाली प्लीज मत इस डिबेट को इस तरफ लेके जाइए। चलिए ठीक है 1 सेकंड, ठीक है, फिर से प्लीज इसको आप शब्दों की तरफ ना लेकर जाएं। शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि फिर बहस गर्मा गर्म हो जाएगी। अगर होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर प्लीज इसको रहने दीजिए ना, फिर बहुत गहमा गहमी और गर्मा गर्म बहस हो जाएगी। वो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और आपसी कटाक्ष प्लीज नहीं। सौरभ त्रिपाठी जी। नहीं मोनिका जी, हाँ जी 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड जी। हमने 4 सवाल पूछे, अब तक उसका उत्तर नहीं आया।
कि भैया अगर मान लीजिए विपक्ष पैनिक फैला रहा है तो लोग अगर उसमें पैनिक में आके सिलेंडर लेने चले जाएंगे तो उसको स्टोर कैसे करेंगे? हमारे पैनिक फैलाने से क्या फायदा होगा? उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने कहा कि आप ये कृपया बता दीजिए कि अमेरिका ने छूट दी, आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? फिर आए बाय दाए, फिर आप कहते हो कि ट्रंप डील, अगर ट्रेड डील हुई है या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो मोदी जी जाकर अपने सांसदों से माला पहना के पूरे देश में क्यों आपने कहा कि मोदी जी 56 इंची ये कर दिया वो कर दिया, आपने स्वागत करवाया कि हमने डील कर दी। फिर आप कहते हो कागज दिखाओ कि डील हुई कि नहीं। आप ही कहते हो अमेरिका से डील के माध्यम से पता चलता है, क्यों पता चलता है? और आपने कोई बात भी नहीं होती ना, हमारे यहाँ से कोई डेलीगेशन आशुतोष जी आपको आंसर कर रहे हैं। अभी तो सचिव आया उसके पहले कोई एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये भंडारण ये करे स्टोरेज की बात ना। हाँ। जहाँ तक स्टोरेज की बात कह रहे हैं ना संदीप जी, हाँ। अगर किसी के पास सपोज करिए 2 सिलेंडर है, सुनिए आप एक मिनट संदीप जी कृपया एक बात को सुन ले, उसके बाद आप उस बात को समझे। देखिए पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, तार्किक डिस्कशन करिए। चलिए देखिए भंडारण डेफिनेटली, देखिए लोग स्टोरेज करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जिसके पास 3 सिलेंडर है, एक रिफाइनरी का नाम सुनिए आप मेरी बात, एक नई रिफाइनरी का नाम बताइए। अरे संदीप जी एक बार सुनिए, पहले बात तो सुनिए। अनुभाव बातों में संदीप जी ऐसे सारा समय निकलेगा ना, आपको जवाब मिल पाएगा ना ही मैं किसी अन्य मेहमान से बात कर पाऊंगी। पैनल में और भी लोग हैं। जनता से एज एन इकोनॉमिस्ट ये आग्रह करता हूँ कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर जिसके पास भी जितने भी सिलेंडर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 सिलेंडर है और तीसरा सिलेंडर नहीं पहले लेते थे, आज तीसरे सिलेंडर को भी लेके लोग भंडारण करने ठीक लग है। रहे हैं। सर एक फाइनल तो कमेंट, ऐसी आवश्यकता नहीं है। पैनिक ना हो, आवश्यकता ऐसी नहीं है। सौरभ त्रिपाठी जी से मैं एक फाइनल कमेंट लेना चाहती हूँ, फिर कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देंगे। सौरभ त्रिपाठी जी, जिस तरीके का माहौल अभी देश में है, आपको लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आगे आने वाले दिनों में बनेगा? क्योंकि इस महीने तो पूरा ये मान लीजिए कि संसद सत्र भी है, तो रोजाना ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी हंगामे की। देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि जब देश में ऐसी दिक्कतें आती है, विपक्ष अपना काम करता है, वो लोगों में एक पैनिक फैलाने का काम कर रहा है। हमारा जो काम है वो ये है, जो हमारे रिसोर्सेज, रिलायबल रिसोर्सेज कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई बात कहती है तो हमें उस पर विश्वास करेंगे। हम सोशल मीडिया पे कोई इमेज आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, हम उसको नहीं मान सकते। अगर कोई बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, अगर सामने वाला कह रहा है नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं जो एक अनरिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं उस पर बिलीव करूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है उस पर बिलीव करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई स्टेटमेंट देती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेटमेंट केवल एक इंडिया के अंदर ही रह जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टेटमेंट जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, AI समिट में गलगोटिया ने एक रोबोट कुत्ता लगा वहां रखा, तो क्या वो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलेगी वो बात? तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रही है तो हमें उसको बिलीव करना चाहिए। लोग पैनिक में आ जाते हैं, ये इंडिया में होता है। मैंने भी कोविड के समय में, जिस दिन रात में 12 बजे कोविड लगा था, रात में 12 बजे तक लोगों को जब खरीदारी करने की छूट दी गई थी, मैंने लोगों को 20-20 पैकेट आटे के पैकेट खरीद के देखे गए थे। और पूरे कोविड के समय में राशन की समस्या नहीं कहीं किसी को आई हो, ये मैंने नहीं सुना। लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट तक किए हैं। तो इतना पैनिक में आके इस तरह से आरोप लगा के कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस तरह इस समय राजनीति से ज्यादा बेटर होगा कि हम कि सब साथ मिलकर काम करें। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया है और ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि प्लीज किसी भी तरह से पैनिक ना होए। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान है। आप जो तमाम जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए से सरकार आप तक पहुंचा रही है, टीवी चैनल्स के माध्यम से पहुंचा रही है, आप उन्हें सुने, आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। कोई अभी सरकार के पास एक बकायदा बैकअप प्लान है, तो ऐसे में पैनिक ना हो। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।